आपको पता है अभी जो एग्ज़ाम हुई उसमें हमारे SC ST के लोग सिलेक्ट नहीं हुए, उनको योग्य उम्मीदवार नहीं मिले। IAS बन सकता है, IPS बन सकता है, राज्य प्रशासनिक सेवा में डिप्टी कलेक्टर बन सकता है, DSP बन सकता है, लेकिन सिविल जज नहीं बन सकता। और आपने ये तय कर लिया कि हमको इसको 49.95 नंबर देना है, 50 नंबर नहीं देना है। तो ये कौन कर रहा है? ये हमारा हाईकोर्ट कर रहा है। मध्य प्रदेश के एक IAS हैं जिनका नाम है संतोष वर्मा, और ये अभी हाल ही में अपने एक बयान को लेकर खूब चर्चा में है। इन्होंने बयान दिया था ब्राह्मणों की बेटियों पर और उनके बारे में कहा था कि वो आरक्षण को तब तक लेना चाहेंगे, आरक्षण तब तक चाहते हैं जब तक कोई ब्राह्मण उनके बेटे को बेटी दान ना कर दे या फिर जब तक दोनों का संबंध ना हो जाए। अब ये खबर तो पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे देश में खूब फैल चुकी है, जगह जगह उनका विरोध भी हो रहा है और उनके पुतले फूके जा रहे हैं, सरकार ने उन्हें नोटिस भी दे दिया है। लेकिन इन्हीं IAS संतोष वर्मा ने एक बयान और दिया था अपने इसी भाषण के दौरान, और उन्होंने इस पूरे बयान के दौरान एक भर्ती पर सवाल उठाया। और उस बयान को जब 10 सूत्र ने सुना तो उस बयान से जो निकल करके सामने आया है हम आपको वो बताते हैं, लेकिन उसके पहले आप जरा उनका ये बयान सुनिए। आपको पता है अभी जो एग्ज़ाम हुई उसमें हमारे SC ST के लोग सिलेक्ट नहीं हुए, उनको योग्य उम्मीदवार नहीं मिले। हमारे समाज का व्यक्ति ऑल इंडिया सर्विसेज में IAS बन सकता है, IPS बन सकता है, राज्य प्रशासनिक सेवा में डिप्टी कलेक्टर बन सकता है, DSP बन सकता है, लेकिन सिविल जज नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता सिविल जज? आखिर ऐसे सिविल जज की क्या पात्रता है जो हमारा व्यक्ति नहीं बन सकता? हमारा बेटा, हमारा बच्चा, हमारे समाज का व्यक्ति, हमारे समाज की बेटियां क्लेट क्लियर करने के बाद में दिल्ली, बॉम्बे, बड़े बड़े शहरों में जाकर के वकालत की डिग्री हासिल करते हैं, LLB करते हैं, LLM करते हैं। उसके बाद एग्ज़ाम दे करके बड़े बड़ी सर्विसेज में सिलेक्ट हो जाते हैं। उनके पासिंग मार्क्स 75% से ऊपर है। लेकिन सिविल जज की ऐसी कौन सी एग्ज़ाम होती है जिसमें हमारा बच्चा 40%, 50% मार्क्स नहीं ला सकता? आपने उसके लिए कट ऑफ मार्क्स रख दिया 50%, और आपने ये तय कर लिया कि हमको इसको 49.95 नंबर देना है, 50 नंबर नहीं देना है। आपने देख लिया कि इंटरव्यू में हमको इसको 20 नंबर नहीं देना है, इसको 19.5 नंबर देना है। तो भाई कौन सिविल जज बना देगा हमारे बच्चों को? ये कौन सा आरक्षण है? ये कौन सा नियम है? और ये कौन कर रहा है? ये हमारा हाईकोर्ट कर रहा है, जिससे हम न्याय की उम्मीद करते हैं, जिससे हम बाबा साहब के संविधान के हिसाब से चलने की गारंटी मानते हैं, जिसको ये वहीं से हो रहा है। तो सुना आपने IAS संतोष वर्मा ने अभी हाल ही में जो सिविल जज भर्ती हुई है 2022 उस पर सवाल उठाए, और इस पूरी भर्ती पर सवाल उठाते हुए उन्होंने हाईकोर्ट को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। IAS संतोष वर्मा ने यहाँ पर यह आरोप लगाए हैं कि जो सिविल जज की भर्ती हुई जिसमें 121 पद आदिवासियों के लिए जो आरक्षित किए गए थे, क्या उन 121 पदों में से एक भी योग्य कैंडिडेट हाईकोर्ट को नहीं मिला जो उस पद के लिए एलिजिबल हो और जिसे उस पद पर नौकरी मिले। अपने इस पूरे बयान में IAS संतोष वर्मा ने लगातार ये सवाल उठाया है कि आप जो आदिवासी वर्ग है उसे इंटरव्यू में अगर मान लीजिए 20 नंबर पासिंग मार्क्स हैं तो आप उसे 19.95 नंबर ही देंगे, ना कि उसे 20 नंबर देंगे। अगर रिटर्न में उसको 50 नंबर चाहिए तो आप उसे 49.95 नंबर ही देंगे, ना कि 50 नंबर देंगे, कि कहीं वो सिलेक्ट ना हो जाए, ऐसा संतोष वर्मा का आरोप है। आपको बता दें कि जो पूरी भर्ती हुई थी सिविल जज भर्ती परीक्षा, इस भर्ती परीक्षा में कुल कितने पद थे? तो इस पूरी भर्ती परीक्षा में पद निकाले गए थे 195, जिसमें से 121 पद ST उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किए गए थे। बाकी के जो पद थे उसमें 43 पद अनारक्षित के थे, 9 पद OBC के थे और 18 पद SC के लिए आरक्षित किए गए थे। और इन पदों पर जब रिजल्ट आया उसके बाद से लगातार इस पूरी भर्ती पर सवाल उठे और ये आरोप लगाया गया कि जानबूझकर आदिवासी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन नहीं किया गया।
इसी बीच कांग्रेस भी इस पूरे मामले पर खूब हमलावर थी और कांग्रेस ने भी ये आरोप लगाया था, जो विक्रांत भूरिया कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि इस पूरी भर्ती में, इस पूरी सिलेक्शन प्रोसेस में एक भी योग्य एसटी उम्मीदवार हाईकोर्ट की सिलेक्शन कमेटी को नहीं मिला। आपको बता दें कि संतोष वर्मा तो यहाँ तक कह रहे हैं कि इस देश में आईएएस बनना आसान है, आईपीएस बनना आसान है, राज्य लोक सेवा परीक्षा पास करना आसान है, लेकिन सिविल जज बनना बहुत मुश्किल है। खासकर वो अपने समुदाय को लेकर ये बात कर रहे थे, अपने वर्ग को लेकर के ये बात कर रहे थे। लेकिन बात करते करते उन्होंने हाईकोर्ट को भी लपेटे में ले लिया। दूसरी तरफ आपको ये बता दें कि उन्होंने जिस तरीके से पूरा बयान दिया है, अब ये माना जा रहा है कि उनका ये बयान उनकी और मुसीबतें बढ़ा सकता है। दूसरी तरफ द सूत्र ने इस पूरे मामले पर आपको पहले भी डिटेल में पूरी खबर बताई थी कि सिविल जज भर्ती प्रोसेस के नियम क्या हैं, उसकी पूरी प्रोसेस कैसे होती है, कैसे सिलेक्शन होता है और इसमें आपको क्या करना पड़ता है, ये सब हमने बताया था। एक बार फिर से हम आपको वो सब विस्तार से सुनाते हैं, देखिए। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। मध्य प्रदेश की एक बड़ी न्यायिक भर्ती में तगड़ा कानूनी पेंच फंस गया, और इतना तगड़ा कि हाईकोर्ट को फिर से रिजल्ट जारी करने के आदेश जारी करने पड़े। जी हां, 2022 की सिविल जज भर्ती परीक्षा में आरक्षित वर्ग के कम चयन पर कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया और एग्जाम सेल को SC/ST अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंकों में छूट देकर नई रिवाइज्ड लिस्ट जारी करने का ऑर्डर दिया, जिसमें मुख्य परीक्षा में SC के लिए न्यूनतम 45% और ST के लिए न्यूनतम 40% अंक मानने का जिक्र है। कोर्ट के आदेश के बाद आरक्षित वर्ग को इंटरव्यू के न्यूनतम 20% अंकों में भी राहत दी जाएगी। अब अगली सुनवाई में एग्जाम सेल रिवाइज्ड लिस्ट जारी करेगा। बताते चले कि हाईकोर्ट की वेबसाइट www.mpHC.gov.in पर बीते 12 नवंबर को भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी किया गया है, और रिजल्ट आने के साथ ही भर्ती प्रक्रिया पर बड़ा बवाल मच गया। गंभीर सवाल उठने लगे, जिसकी सबसे बड़ी वजह रही सिलेक्शन लिस्ट में एक भी ST उम्मीदवार का नाम ना होना। मामले पर ST वर्ग के उम्मीदवारों समेत विपक्ष यानी कांग्रेस नेताओं ने गंभीर सवाल उठाए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि 191 पदों की सिविल जज भर्ती में सिर्फ 47 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन सिस्टम की गंभीर खामियां उजागर करता है, क्योंकि ST वर्ग के निर्धारित पद ही नहीं भरे जा सके। एक राज्य के तौर पर यह बेहद निराशाजनक है। जीतू ने यह भी लिखा कि वो न्यायपालिका या आरक्षण पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, बल्कि खुद नतीजे ही बता रहे हैं कि आरक्षित वर्ग को आज भी सीखने और तैयारियों के संसाधन और अवसर उपलब्ध नहीं है। हाल ही में कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया ने भी मामले को लेकर तीखे सवाल पूछे। मतलब मध्य प्रदेश जहां 2 करोड़ आदिवासी है, वहां भाजपा को और इस सिस्टम को एक भी काबिल आदिवासी नहीं मिला है। और ये जो रिजल्ट आया है, ये उसका नोटिफिकेशन है। उसमें आप देखोगे ट्राइबल्स के लिए 121 पोस्ट रिजर्व थी और 0 सिलेक्शन हुए हैं। SCs का सिर्फ 1 जन का सिलेक्शन हुआ है। ना STs का सिलेक्शन हो रहा है, ना SCs का सिलेक्शन हो रहा है। और सबसे बड़ी जो चौंकाने वाली बात है, 2021 के बाद से आज तक एक भी आदिवासी का सिलेक्शन नहीं हुआ है। 2019 में 5 लोगों का हुआ, 2020 में कुछ लोगों को 4-5 लोगों का हुआ, 2021 में 4-5 लोगों का हुआ, पर 2021 से एक भी आदिवासी का सिलेक्शन नहीं हुआ है। और ऐसा एक नियम है जो कहता है कि जब लगातार सीटें खाली होती हैं, 4 साल से ज्यादा तक खाली रहती हैं, तो धीरे धीरे कर उनको ओपन कैटेगरी में ले लिया जाता है। तो क्या यह आरक्षण को पूरी तरह से खत्म करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है? और क्या आदिवासियों के लिए पूरे सिस्टम का दरवाजा बंद कर दिया गया है? इन्हीं आरोप प्रत्यारोपों के बीच भर्ती परीक्षा नियमों के खिलाफ एडवोकेट यूनियन फॉर डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस ने हाई कोर्ट में याचिका लगा दी, जिस पर ताजा सुनवाई में कोर्ट ने ST उम्मीदवारों के पक्ष में फैसला सुनाया। बताते चलें कि इस परीक्षा में कुल 47 उम्मीदवार सिलेक्ट हुए हैं, जिनमें सामान्य वर्ग के 41, अन्य पिछड़ा वर्ग के 5 और अनुसूचित जाति का सिर्फ 1 अभ्यर्थी शामिल है। कुल 191 पदों की भर्ती में ST के एक भी उम्मीदवार का सिलेक्शन नहीं हुआ है, जबकि ST के लिए 121 पद रिजर्व थे। इस तरह ST वर्ग के लिए रिजर्व 121 पद खाली रह गए, जिसे कोर्ट ने अत्यंत गंभीर माना है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से एडवोकेट्स ने कोर्ट में तर्क दिया कि एग्जाम सेल ने आरक्षण नीति का सही ढंग से पालन नहीं किया है
बैकलॉग पद अनारक्षित वर्ग को देना, न्यूनतम योग्यता में छूट न देना और साक्षात्कार में कम अंक देना भेदभाव को दर्शाता है। क्या हमारी संवैधानिक व्यवस्था सभी वर्गों को समान अवसर देने में सफल हो पा रही है? मध्य प्रदेश में जो ओबीसी का आबादी है 50.09%, अनुसूचित जनजाति की आबादी 21.1% और अनुसूचित जाति यानी एससी की आबादी 15.6% है। भर्ती का रिजल्ट जब आया, टोटल 191 पद होते हैं, तो रिजल्ट बड़ा चौंकाने वाले हैं कि 191 में सिर्फ 47 पदों पर ही अभ्यर्थी सेलेक्ट किए गए हैं। ओबीसी के 5 और शेड्यूल्ड कास्ट का 1 और शेड्यूल्ड ट्राइब के 1 भी अभ्यर्थी सेलेक्ट नहीं हुआ है। यह बात माननीय न्यायालय के संज्ञान में लाया गया और एडवोकेट यूनियन फॉर डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस लगातार इस बात की मांग कर रही है कि जो हाई कोर्ट में भर्ती होते हैं, उन भर्ती में जो भर्ती करने वाले लोग हैं, भर्ती करने वाली जो समितियां हैं और पदोन्नत समितियां हैं, उसमें सभी वर्गों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, लेकिन हाई कोर्ट में इसका अभी तक पालन नहीं होता है। यह बात माननीय जब न्यायालय में चीफ जस्टिस श्री संजीव सचदेवा साहब के पास बात आई तो उन्हें रजिस्ट्रार से जानकारी मांगा और बोला है कि आप ये बताएं कि अगर इनको रिलैक्सेशन दिया जाता है तो फिर परिणाम क्या होगा, कितने लोगों को फिर से इंटरव्यू में बुलाया जा सकता है, इनको दोबारा इंटरव्यू में बुलाया जाए। दरअसल सिविल जज भर्ती नियम में 2023 में कुछ बदलाव किए गए हैं, जिनके मुताबिक अनारक्षित और आरक्षित वर्ग के लिए मुख्य परीक्षा में 50% और इंटरव्यू में 40% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तय हैं, जिसे एडवोकेट यूनियन फॉर डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस ने कोर्ट में चुनौती देकर मांग रखी कि आरक्षित वर्ग को क्वालिफाइंग मार्क्स में रिलैक्सेशन मिलना ही चाहिए। इसी याचिका की सुनवाई में कोर्ट ने रजिस्ट्रार को आदेश दिया कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 45% और 40% करने पर आरक्षित वर्ग के कितने अभ्यर्थी इंटरव्यू के योग्य होंगे, ये जानकारी अगली सुनवाई में देना होगी। बताते चलें कि मध्य प्रदेश सिविल जज जूनियर डिवीजन एंट्री लेवल 2022 भर्ती में भामिनी राठी ने फर्स्ट रैंक हासिल की। उन्हें कुल 450 में से 291.83 अंक मिले। दूसरी रैंक पर गुना की हरप्रीत कौर परिहार रहीं, जिन्हें कुल 281.83 नंबर मिले और तीसरी रैंक रिया मंधानिया ने पाई, जिन्हें कुल 281.50 नंबर मिले हैं। अब सवाल ये है कि आखिर इस बार इतने पद खाली क्यों रह गए, तो चलिए इसका जवाब जानते हैं। दरअसल सिविल जज भर्ती परीक्षा 2022 कुल 191 पदों के लिए हुई थी। मुख्य परीक्षा में सामान्य वर्ग को 400 में से 200 और बाकी वर्गों को 190 अंक लाना जरूरी था। फाइनल रिजल्ट में कुल 47 अभ्यर्थी चयनित हुए, जिनमें अनारक्षित वर्ग के 43 पदों पर 41, ओबीसी के 9 पदों पर 5, एससी के 18 पदों पर सिर्फ 1 चयन हुआ है, जबकि एसटी के 121 पदों पर एक भी उम्मीदवार का सिलेक्शन नहीं हुआ। इस तरह सीधे 145 पद खाली रह गए। इधर जानकारों के मुताबिक इस बार परीक्षा भी काफी कठिन थी। इसमें कानून से ज्यादा सवाल कोर्ट के जजमेंट से जुड़े थे, जिस वजह से अभ्यर्थियों को बहुत दिक्कत हुई। साथ ही वैकल्पिक परीक्षा भी कठिन थी, जिसका असर ये हुआ कि मुख्य परीक्षा तक काफी कम अभ्यर्थी पहुंच पाए, जिसमें मिनिमम 50% अंक लाना जरूरी था, लेकिन ज्यादातर उम्मीदवार ये आंकड़ा छू ही नहीं पाए और पहले ही बाहर हो गए। बहरहाल अब कोर्ट के ताजा आदेश के बाद मामले में नया मोड़ आ गया है, जिसे एसटी उम्मीदवारों के लिए राहत भरा बताया जा रहा है। अब इस पूरे मामले पर चलिए आपको एक एक्सपर्ट कमेंट भी दिलवा देते हैं। यह सोचना चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स हैं, इस तरह के प्रशासनिक सिस्टम में बैठे हुए हैं, उन्हें ये पता है कि आखिरकार किसी भी सिस्टम पर सवालिया निशान उठाने से पहले यह सोचना चाहिए, हर सिस्टम का एक नियम है, हर एग्जाम का एक नियम है, नियम के हिसाब से ही बच्चों को नंबर दिए जाते हैं, नियम के हिसाब से ही टेस्ट लिया जाता है, उसमें भी एक जूरी बैठती है, हर एग्जाम में कमेटी बैठती है। कोई अपनी मन मर्जी से किसी भी बच्चे को ज़्यादा नंबर या कम नंबर नहीं दे सकता है। हालांकि इसको लेके सिविल जज का जब परिणाम आया था, उसको लेके कांग्रेस ने भी आरोप लगाए थे, लेकिन कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है, विपक्ष एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो आरोप लगा सकता है, वो भी जुडिशियल पर आरोप लगाने का राइट्स किसी को नहीं है। जब आरक्षित वर्ग में से कोई स्टूडेंट सिविल जज के एग्जाम में सिलेक्ट नहीं हुआ, तब विरोध अवरोधों के चलते मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा। तब हाई कोर्ट ने ऐसा निर्णय दिया कि उस रिजल्ट को पुनः रिव्यू किया जाए और चेक किया जाए कि किसी प्रकार की कोई गलती तो नहीं हुई। तो संतोष वर्मा का ये कहना है कि ये सब कुछ हो रहा है हाई कोर्ट की निगरानी में, और हाई कोर्ट के होते हुए सब हो रहा है, वही हाई कोर्ट जिससे वो न्याय की उम्मीद करते हैं।
फिलहाल उनका अब ये बयान उनकी मुसीबतें बढ़ाता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दूसरी तरफ हाईकोर्ट पर इस तरह से सवाल उठाना जरूर कहीं ना कहीं एक आईएएस को कितना शोभा देता है, आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन सईद खान के साथ मैं अतुल द्विवेदी, 10 सूत्र, भोपाल। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकार के 2 साल पूरे होने पर 10 सूत्र कर रहा मेगा डिजिटल सर्वे मनमत। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक्स पर क्लिक कर बताएं अपनी राय, लीजिए सर्वे में हिस्सा। बताइए 2 साल में कितनी असरदार रही आपकी सरकार।